राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया भाई ताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आप ही आज की जो वीडियो है इसके अंदर क्या करने वाले हैं, मैथ का प्रैक्टिस सेट है वो करने वाले हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट है वो करने वाले हैं और मैथ के जोन से आज की वीडियो के अंदर है 5 सवाल करवाऊंगा। मैथ प्रैक्टिस सेट के 5 सवाल करवाऊंगा आज की वीडियो के अंदर और पांचों के पांचों सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पांचों के पांचों सवाल क्या हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सवाल करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। पेपर के अंदर आपकी आने की पूरे मतलब हर साल रिपीट होते हैं 5 इन 5 टाइप के सवाल नो कौन कहता मैं कि जोन से 5 सवाल करवाऊंगा भाई यही वाले आएंगे हैं। इस टाइप के सवाल हैं, हर साल रिपीट होते हैं। प्रैक्टिस सेट की क्लास आपकी, और आप जैसे दिल्ली पुलिस अगर हेड कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, साथ में अगर आप लोग सीईटी की तैयारी करने लग रहे हो या एचटेट की तैयारी करने लग रहे हो, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब प्रैक्टिस सेट के अंदर के हिसाब से देखो भाई, जैसे आपके पास पहला सवाल क्या है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 11। यदि एक संख्या को, पहला सवाल आपका नंबर सिस्टम से उठाया गया है, यदि आपकी संख्या को अगर 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका जो शेषफल है वो आपका 11 बचता है। If that twice of square of this number is divided by same divisor, find remainder। अगर ऐसा है तो जो भी वो नंबर है, मतलब किसी ने सम क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन को समझो। अगर हम किसी भी संख्या मान लो x को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना बचता है, आपके पास 11 रिमाइंडर बचता है। ये सवाल के अंदर दिया गया। अब क्या दे रखा है, अगर हम इसी संख्या x को, मैंने तो ये संख्या माननी है, अगर हम इसी संख्या x का अगर हम लोग स्क्वायर करके यानी कि उसका वर्ग करके और उसका 2 गुणा कर दें, स्क्वायर करके उसका 2 गुणा कर दें, तब रिमाइंडर कितना बचेगा, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल के अंदर है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्या दे रखा है, इसी संख्या के वर्ग के 2 गुने को उसी भाजक से अगर विभाजित किया जाता तो शेषफल कितना होगा। अब ये प्रश्न पूछा, यानी कि अब इस ये जो x है, अगर मैं इस x का स्क्वायर कर दूं, यानी कि x का स्क्वायर कर दूं और इस स्क्वायर का 2 गुणा कर दूं, तो और अब भी अगर मैं इसको, अब इस स्क्वायर के 2 गुणे को अगर मैं अब 13 से डिवाइड करूं तो अब मेरा शेषफल कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, ये इस सवाल के अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक ये होती है, अगर आप कभी भी जो भी आपके मतलब आप जिसको भी डिवाइड करने लग रहे होते हो, अगर आप उसके साथ कोई भी छेड़खानी करते हो, कोई भी छेड़खानी का मतलब है, मान लो भाई आप इसका स्क्वायर करते हो या फिर आप इसका 2 गुणा करते हो, 3 गुणा करते हो, 4 गुणा करते हो, तो वही सेम सिस्टम है, वही सेम सिस्टम आपके रिमाइंडर के साथ भी होगा। ये इसका रूल है। रूल क्या है आप लोगों का कि अगर आप लोग, रूल क्या है कि अगर आप लोग ये जो भी है जिसको भी आप डिवाइड करते हो, अगर आप इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हो, कोई भी अगर आप लोग इसके साथ छेड़छाड़ करते हो, छेड़छाड़ का मतलब वाली नहीं भाई, सॉरी छेड़ दिए हैं, छेड़छाड़ का मतलब है अगर आप इसके साथ कुछ भी गुणा भाग काट साट 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा कुछ भी करते हो तो वही सेम है आपके रिमाइंडर के साथ भी होगा। यानी कि अगर अब मैंने इसके साथ क्या किया है, अब मैंने इसके साथ क्या भाई, इस संख्या का मैंने स्क्वायर किया है तो इस रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा। रिमाइंडर का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और मैंने इस संख्या के साथ क्या करा है, और मैंने इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यानी कि ये जो रिमाइंडर है इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जो रिमाइंडर है इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि इसकी 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2 यानी कि 242 आ जाएगा। और अब इसको, अब ये पूछा गया, अब जो भी मतलब आपके पास जो आएगा संख्या को ये करने के बाद तो उसका रिमाइंडर बताओ। अब हम इस जो भी आएगा इसको अगर हम उसी डिवीजर से, यानी कि जो डिवीजर आपका 13, अगर हम इसको इसी चीज से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, ये इसके अंदर पूछा गया। यानी कि 242 को अब आप लोगों को 13 से अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। यानी कि 13 1 कम 13, 4 मत 3 गया, 1 2 मत गया, यानी कि 112, और इसको और फर्दर डिवाइड करोगे 8 पे कट जाएगा, 8 3 24 और 8 1 8 1 9 और 1 10 104, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया, 8 है, 8 आपका रिमाइंडर है, बच जाएगा, सब ने दिखता होगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। 8 है, 8 आपका रिमाइंडर बच जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, हर साल रिपीट होता है इस टाइप का एक क्वेश्चन। एक जन ऐसे कह रहा है जी चंडीगढ़ के अंदर जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिस्टम हुआ है उसके ऊपर कुछ बोलो। भाई देखो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिस्टम हुआ है उसके अंदर भाई जैसे ऐसे कहने लग रहे भाई किसी लड़की की वीडियो है वो वायरल कर दी थी और उसकी वजह से शायद कुछ ऐसा घटना हो गई है जिसकी वजह से गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो भाई सिंपल सी बात ये है भाई, पहली बात तो भाई किसी के ऊपर भी इतना ट्रस्ट करो ये मत, सीधी सी बात तो ये है। भाई आप लोग भावनाओं के अंदर बह जाते हो,
गलती आप यहाँ पर करते हो, आप लोग भावनाओं के अंदर बह जाते हो। मान लो लड़के ने मांग ली, हाँ नहाते हुए की फ़ोटो भेज दे, ये करते हुए की फ़ोटो भेज दे, ऐसे करके फ़ोटो भेज दे, और ताम भी ये लो बाबू, ये लो बाबू, ऐसे करके उस पोज में या ले फोटो, या ले फोटो। नो 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 भेजोगे तो ये काम तो होना ही है। क्यों? किसी पे इतना विश्वास ना करो, चाहे कोई कितना सागी हो, ऐसी फोटो है ऐसा कभी भी किसी का पास भी नहीं भेजना चाहिए, कभी भी गलती था भी। अगला का मन में लालच आ जाए, अगला का मन में खोट आ जाए, कदे भी बेरा कौन लग गए तो पतन हो जाए है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पतन आपका निश्चित हो जाता है। अगले सम की तरफ बढ़ो भाई। अगला सवाल क्या है, 7, ये आपका आयु संबंधित सवाल का है, आसान सा सवाल है, रिपीट होता है। 7 years ago एज ऑफ ए एंड बी वर इन रेशो। 7 साल पहले ए और बी की जो उम्र थी वो 4:5 के अंदर थी, और 7 साल बाद, 7 year hence का मतलब है 7 साल बाद उनकी जो आयु का अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो व्हाट विल रेशो ऑफ देयर एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 5 साल बाद है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सवाल को देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। जैसे क्या दे रखा है भाई, आज से 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था, यानी कि मैंने लिख दिया भाई आपका जो 4:5 था, कब था आपका, आज से 7 साल पहले, लिख दिया 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले था। और आज से 7 साल बाद है उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया आपका, 5:6, 5:6, तो यानी कि 5:6 हो गया 7 साल बाद। लिख दो भाई 7 years लेटर, बाद में 7 साल बाद, यानी कि 7 साल पहले है, यानी कि वर्तमान तो यहाँ पर कहीं पर बीच में लाई करता है, यही बात हुई भाई। वर्तमान तो आपका कहीं पर यहाँ पर बीच में लाई करता है, ये तो आपका 7 साल पहले है अनुपात, ये आपका 7 साल बाद है, यानी कि जो वर्तमान है आज है, आज तो आपका ये है, आज तो आपका ये है बीच वाला भाई। 7 साल पहले इस पोजीशन से 7 साल पहले है उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, इस पोजीशन से 7 साल बाद है उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, यानी कि वर्तमान जो पोजीशन है वो तो आपकी बीच वाली है। तो यानी कि 7 साल पहले और 7 साल बाद, यानी कि टोटल उनको कितने साल हो गए, टोटल उनके हो गए 14 साल, 14 साल भाई। आज से 7 साल पहले और आज से 7 साल बाद टोटल कितने साल हो गए भाई, 14 साल हो गए। और इनके भी अगर मैं टोटल साल निकालूं, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस करता हूं तो 6 और 5 का अगर मैं डिफरेंस करूं तो आपके पास 1 आवा। इनका भी मैंने डिफरेंस किया है। डिफरेंस कैसे किया है, 7 साल पहले का मतलब क्यों है -7, 7 साल पहले का मतलब क्यों है -7। कोई भी चीज़ अगर वर्तमान से पहले करो तो माइनस में जाओगी, और 7 साल बाद का मतलब +7। अब मैं +7 और -7 का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो कितना आ जाएगा, 7 + 7 यानी कि 14 साल। और इसी टाइप से मैंने इन दोनों का भी डिफरेंस कर दिया, यानी कि 5 का और 6 का, या फिर इन दोनों का भी अगर डिफरेंस करो तो 1 क्या हुआ, यानी कि अपने हिसाब से क्या आ गई, जो 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू अपने पास 14 आ गई भाई। इन दोनों का डिफरेंस अपने हिसाब से 1 आया है, लेकिन सवाल वालों के हिसाब से कितना आया है, 14 आया है। तो यानी कि 1 की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 14 है। यानी कि अगर अपने पास 1 की वैल्यू 14 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 पंजे 70, ठीक है। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 छिक्के 84, ठीक है। अब अपना तो पूछा क्या है, वर्तमान से 5 साल बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान से 5 साल बाद है उसकी आयु का अनुपात कब होगा। ये कब का है, ये आपका कब का है, ये वर्तमान से 7 साल बाद का है भाई। वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु कितनी है, 70 और 84। पूछा क्या, वर्तमान से 5 साल बाद, यानी कि वर्तमान आपका ये वर्तमान से अगर 5 साल बाद का अगर निकालना चाहते हो तो यानी कि वर्तमान से 7 साल बाद का तो ये दे रखा है, ये जो निकाल लिया आप इन्हें 70 और 84, ये क्या है, वर्तमान से 7 साल बाद। आप इन्हें निकालना अपना पूछा कि वर्तमान से अब से 5 वर्ष बाद, तो यानी कि अब से 5 वर्ष बाद का मतलब कि मैंने 7 का मत अगर मैं 2 साल घटा दूँ तो अब से 5 वर्ष बाद आ जाएगा, क्योंकि अब से 7 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 7 वर्ष बाद की आयु का रेशियो तो अपने पास आ गया होगा। तो वर्तमान से 5 साल बाद का निकालना था, आप इन्हें गलती था निकाल दिया 7 का, अब 5 का निकालना तो 2 साल घटा दो, यानी कि 70 का मतलब 2 घटा दो 68 आ गया, और 84 का मतलब 2 घटा दो 82 आ गया। और अब इनका रेशियो निकाल दो, यानी कि वर्तमान से 5 साल बाद का रेशियो आ गया। अब इनका रेशियो अगर सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद क्या आंसर आओगा, काट दो 2 3 6 2 चौके 8 2 चौके 8 2 1 कम 2 34 रेशियो 41 है, वही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तारा करेक्ट हो जाएगा।
बताओ भाई सवाल के अंदर कुछ था क्या? 34:41 है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट हम देखो, आयु संबंधित सवाल है, ये पूछा जा सकता है। अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और आसान सा पर्सन है। देखो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन टू सही 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज 1623 द सम इज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 साल के अंदर एक राशि के, एक धनराशि के ऊपर है 10% सालाना ब्याज की दर से जो ब्याज बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना बनता है? 1623 रुपये बनता है। तो इसने राशि पूछी भाई, टोटल राशि कितनी बन जाएगी? ठीक है, एक निश्चित राशि पर 2/1/2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका? 1623 है। तो योग कितना, जो टोटल आखिरी में जो सम टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना, ये प्रश्न पूछा गया। तो भाई मैंने मान लिया भाई लेट, जो अपने पास अमाउंट बनेगा वो कितना मान लिया भाई? 1000 रुपये है, 1000 रुपये मैंने अमाउंट मान लिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे आपका कितना है? 10%। ब्याज कितना दे रखे आपको? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 10/100। प्रतिशत का अगर मैं काट दूँ तो 10/100, अगर मैं इसको काटता हूँ तो आपके पास कितना आ जाता है? 1/10, 1/10। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़, या चीज़ आप लोगों ने सीखी भी होगी, आपका फर्स्ट साल की इंस्टॉलमेंट है, या आपकी सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट और या आपकी थर्ड ईयर की जो किस्त है वो है, आप लोगों ने एक चीज़ सीखी होगी, जब भी आप ये प्रतिशत वाला सिस्टम करते हो, यानी कि अगर आप लोग ब्याज वाला सिस्टम जोड़ने लग रहे हो, तो यानी कि आपका मतलब क्या होता है? जो नीचे वाला होता है ना, जो भी जैसे आपका फ्रैक्शन आएगा प्रतिशत वाले के अंदर, तो जो ये नीचे वाला होता है ना, ये तो होता है हमेशा फर्स्ट साल का, और जो ऊपर वाला होता है यह हमेशा आपका कौन सा होता है? सेकंड ईयर का होता है। आगे बात समझ, यानी कि सेकंड ईयर, इसके अंदर अगर मैं इसको जोड़ूं तो सेकंड ईयर का बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज आपका 10 होगा, तो सेकंड ईयर का क्या हो जाएगा? इस 10 के अंदर ये एक और जोड़ दो, यानी कि 11 हो जाएगा। आगे बात समझना, अगर यहाँ पर मान लो 5/2 होता तो क्या होता? फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होता? 2 होता, और सेकंड ईयर का कितना होता? 2 के अंदर इस 5 को जोड़ देते तो 7 हो जाता। आगे बात समझ में, तो वही सेम सिस्टम यहाँ पर अपनाना है। फर्स्ट ईयर का ब्याज आप निकालना है, यानी कि अगर मैं इसका लेट मैंने 1000 रुपये मान लिया है, और अगर मैं इस 1000 का, अगर मैं 10% का मतलब क्या है? अगर मैं 1/10 निकालूँ, अगर मैं इस 1000 का 1/10 निकाल लूँ, तो पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 0 से 0, यानी कि 100 रुपये है। 100 रुपये मेरा फर्स्ट साल का ब्याज आ गया। भाई अगर मैं इस 1000 का 10% निकाल लूँगा, तभी तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100, तभी तो मेरा फर्स्ट ईयर का ब्याज आएगा। और मेरे जो मतलब प्रतिशत के हिसाब से जो मैंने ब्याज निकाला था वो कितना आया था अपने पास? प्रतिशत के हिसाब से अगर आप लोग ब्याज निकालते तो मैंने क्या बताया था? 10 से क्या हो जाएगा ब्याज आपका? 11 हो जाएगा, यानी कि 10 से ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। यानी कि पहले साल के अंदर जो ब्याज है वो कितना आपका? 10 है, और सेकंड ईयर के अंदर आपका ब्याज कितना है? 11 है। अब फर्स्ट ईयर में जैसे अब सवाल वाले के हिसाब से जो ब्याज आया वो कितना आया है? 100 रुपये आया है। अपने हिसाब से कितना आया है? 10 आया, तो यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होगी? 100। अगर 10 की वैल्यू 100 है तो आपके पास 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 की वैल्यू अगर 100 है, अरे 10 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/10, और इसके अगर 0 से 0 काटो तो 10 बच गया, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 10 हो जाएगी। यानी कि अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 11 की वैल्यू 110 हो जाएगी। आगे बात सुनो, यानी कि 11 की और 10 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में? इतना सिस्टम आ गया समझ में? उसके बाद क्या है? सेकंड से थर्ड ईयर। सेकंड से थर्ड ईयर में भी ब्याज तो वही सेम लगाना है, तो यानी कि यहाँ पर भी आपकी चीज़ क्या हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। अब 10 की वैल्यू कितनी है? अब 10 की वैल्यू आपके पास 110 है। अब 10 की वैल्यू अगर आपके पास 110 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110/10, 0 से 0 कट जाए, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 11 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 11 है आपके पास, अगर आपके पास 1 की वैल्यू कितनी है? 11 है, तो आपके पास 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 की वैल्यू आपके पास 121 हो जाएगी। यानी कि आपका थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा आपके पास? 121 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो आप अभी तक आपके पास जो टोटल ब्याज है आपका 3 साल का ब्याज आया है, लेकिन आप इन्हें निकालना कितना था? आप इन्हें सिर्फ 2.5 साल का ब्याज निकालना था। यानी कि अपने को कितना का निकालना था? 2 सही 1/2 साल का ब्याज निकालना था। आप इन्हें 3 साल का ब्याज तो नहीं निकालना था। फर्स्ट ईयर का ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये, तीसरा आप इन्हें पूरा साल का निकाल दिया। लेकिन आप इन्हें पूरा कौन निकालना? सवाल में किधर क्या? जैसे पहले 2 साल हैं उनका तो पूरा निकालना, और जो तीसरा साल उसका सिर्फ आधा साल का ब्याज निकालना है। पूरा साल का 121 आया तो आधा साल का कितना हो जाएगा? 121 को अगर मैं
2 से डिवाइड कर दूँ तो आधा साल का ब्याज आ जाएगा, यानी कि 2 छिक्के 12, 0 और 2 पंजे 10, यानी कि 60.5 रुपये है वो आपका आधा साल का ब्याज है। यानी कि तीसरा साल जो अगर मैं इसको पूरे को कैलकुलेट करूँ तो उसका 121 रुपये ब्याज बना है, और अगर मैं आधा साल का ब्याज निकाल लूँ तो 60.5 रुपये बना, यानी कि 60.5 रुपये। यानी कि अगर मैं इसका सारा का टोटल करूँ, अगर मैं तीनों साल का अगर मैं ब्याज निकालूँ तो टोटल कितना जाएगा आपके पास, तो तीनों साल का ब्याज 100 रुपये इसका, 110 इसका, तो यानी कि टोटल 210, और 210 में 60.5 और जोड़ दो, यानी कि 270.5 रुपये है आपका टोटल 3 साल का ब्याज आ गया। ये किसके हिसाब से आया? अपने हिसाब से आया है। सवाल वालों ने कितना दे रखा है? सवाल वालों ने 3 साल का ब्याज चक्रवृद्धि जो ब्याज दे रखे हो कितना दे रखा है? 1623 रुपये दे रखा है, और अभी ने जो निकाला अपने हिसाब से कितना है? 270.5। अब ये 270.5 है ना, ये पॉइंट के अंदर है तो ये संख्या कटनी मुश्किल हो जाए, इसे ना पॉइंट की बजाय सिंपल उसके अंदर बना लो। सिंपल फॉर्म के अंदर अगर इसको बनाओगे तो कैसे बन जाएगा? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सिंपल फॉर्म के अंदर बन जाएगी, क्योंकि 2 पंजे 10 करूँगा तो 0 कट जाएगी, तो सिंपल फॉर्म में बन जाएगी। यानी कि करो 2 पंजे 10 0.0 और 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, रुकिए रहा गलत हो गया, 2 पंजे 10 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 541.0, यानी कि 541 है वो आपका बन जाएगा। यानी कि आपके पास जो, अगर मैं इसका फ्रैक्शन ना तोड़ूंगा 270.5 की अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क कौन पड़ा है। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकूँ? 541/2 लिख सकूँ हूँ। 270.5 ना मैं नू भी तो लिख सकूँ हूँ 541/2। अगर मैं 541 जैसे ना सोल्व करके देखो, 541/2, 2 था इसना काटो तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 0, 2 पंजे 10, यानी कि 270.5 आ गया। अगर मैं 541/2 थी सोल्व करूँ तो यानी कि चे तो 270.5 लिख लो, चे 541/2 लिख लो, बात एक के है। अब इसने क्या दे रखा? 3 साल का जो अपना ब्याज का जोड़ आया हो कितना आया है? 541/2 आया है। सवाल वाले ने कितना दे रखा है? 1623, यानी कि दोनों की वैल्यू है मैं कंपेयर कर दूं, यानी कि 541/2 को मैं किसके बराबर रख दूंगा? 1623 के बराबर रख दूंगा। और अगर मैं इसको काटता हूं तो काटने के बाद मेरे पास क्या होगा? 541 ना अगर मैं 3 तक काट दूं तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि 1/2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर आ गई। तो यानी कि आपकी ये जो 1 की वैल्यू है, इस 1 की वैल्यू यानी कि 2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 6 का बराबर आ जाएगी। 2 3 6। अपना तो वैल्यू किसकी निकालनी था? जो अमाउंट मान्या था, लेट कितना मान्या था? 1000 मान्या था, तो यानी कि 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 की वैल्यू आपकी 6000 आ जाएगी। तो यानी कि जो टोटल जो सम था, जो टोटल जो अमाउंट था वो आपका कितना था? 6000 रुपये वो आपका टोटल अमाउंट था। ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। टोटल जो अमाउंट था, जो टोटल जो सम था वो आपका कितना है? 6000 रुपये है आपका टोटल सम था। आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई सबका समझ में आ गया हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न था, आसान सा प्रश्न था, जिसका समझ में ना आया हो थोड़ा बैक करके दोबारा देख लियो तो समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या आपका? इफ 9b², ये आपका एलजेब्रा का स्क्वायर, अगर 9b² प्लस 1/b², 9b² प्लस 1/b² की वैल्यू है, अगर आपको -3 दे रखी है तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो आपको 27b³ माइनस में 1 में b³ और प्लस में 1 में 9b⁶ की वैल्यू है आपको फाइंड करनी है। तो इस सवाल को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? आप लोगों को सोल्व कैसे करना है? आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि हमेशा जो x x प्लस 1/x, रुको, x प्लस 1/x किसके बराबर हो? एक सेकंड रुकना भाई। जो ट्रिक थी आपके पास वो क्या थी? x प्लस 1/x वाली थी ना। x प्लस 1/x 2 के बराबर होगा, 1 के बराबर है। x प्लस 1/x अगर 2 के बराबर वाली थी शायद। देखो भाई एक ट्रिक थी आपके पास। ट्रिक क्या थी? अगर आपका x प्लस 1/x है, अगर वो आपका 2 के बराबर है, 2 के बराबर नहीं, अगर वो आपका 1 के बराबर है, 1 के बराबर होगा, यस यस यस, अगर वो आपका 1 के बराबर है, x प्लस 1/x अगर आपका 1 के बराबर है तो आपका जो x³ होगा, x³ की वैल्यू आपकी हमेशा -1 आएगी।
ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है। और अगर आपका x प्लस 1/x, अगर आपका x प्लस 1/x -1 के बराबर है तो x क्यूब की वैल्यू आपकी हमेशा +1 होगी। इस ट्रिक को याद रखना, दिमाग कम फिट कर लो। इससे रूल का ऊपर है ये सारा का सारा सवाल डिपेंड है। यानी कि अगर मैं सवाल ना, यानी कि मैंने इस फॉर्म में बनाना -1 वाला, यानी x प्लस 1/x फॉर्म में, तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पर -1 लेना तो मैंने क्या करना पड़ेगा, तो यानी कि अगर मैं इस 3 तक अगर डिवाइड करती हूँ तो -1 आ जाएगा। तो यानी कि इस पूरे के पूरे सवाल को डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, अगर मैं इस पूरे के पूरे सवाल को 3 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो करो भाई ना, अगर इसना 3 तक डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 3b²। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/3b²। और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा -1 आ गया। तो यानी कि अपने पास देखो वैल्यू किसके बराबर, इसी फॉर्म में आ गया x की वैल्यू की होगी 3b²। 1/x यानी कि दोनों के दोनों आपके क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यानी कि 1/3b², दोनों के दोनों सेम भी हैं, ठीक है। और बराबर में क्या आ गया आपका -1 भी आ गया। तो यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आया, कि यहाँ से आपके पास ये आया कि x क्यूब की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, +1 है वो आपकी x क्यूब की वैल्यू होगी। यानी कि x की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में x की वैल्यू तो 3b² दे रखा है। तो यानी कि 3b² की जो वैल्यू होगी, यानी कि 3b² का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, यानी कि 3 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 3 3 9 9 27, b का अगर मैं b² का अगर क्यूब करता हूँ तो यानी कि b की पावर 6, तो यानी किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। और b की पावर 6 हो किसके बराबर हो जाएगी 1/27 के बराबर हो जाएगी। एक चीज़ तो यह आएगी। अब b की पावर 6 अपने पास आ गई। अब अपने पास क्या आएगी, b की पावर 6 की वैल्यू है वो अपने पास आ गई। इस सवाल के अंदर देखो b की पावर 6 एक जगह दे रखी है, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 1/27। तो यानी कि अगर आप ये लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यानी कि 1/9 ऑफ 1/27, अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आगे वो b की पावर 6 की वैल्यू, b की पावर 6 की वैल्यू कितनी आई है 1/27। आगे समझ में। उसके बाद साढ़े देखो इसना सोल्व करके देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसना सोल्व करूँगा इतना पोर्सन ना, तो b³ और यहाँ पर अगर इसना सोल्व करो तो 27 b की पावर 6, b की 3 और b की 3 अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगी जुड़ेंगी तो b की पावर 6 हो जाएगी। 27 b की पावर 6 माइनस में 1 है, ये आपका आ गया। अब 27 b की पावर 6 और माइनस में 1 है, ये आपका किसके बराबर है, यहाँ से देखो 27 b की पावर 6 अपने पास देखो यहाँ से क्या था 27 b की पावर 6 है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। ये अपने पास आया था, यहाँ से आ रहा है। और अगर मैं इस 1 को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो यानी कि 27 b की पावर 6 माइनस 1 हो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। यानी कि 27 b की पावर 6 माइनस 1 उसकी वैल्यू किसका बराबर है, इसकी वैल्यू अपने 0 के बराबर है। तो यानी इसने अगर 0 कंसीडर करो तो ये सारा फैक्टर तो कट जाएगा, बचा के यो बचा गया, यानी कि 9 या 27, यो 3 उपरांत चला जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 है, वो आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 है वो आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, लफड़ा इसका मैं सारा का समझ में आ गया। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम का मतलब देखना मिल सका है। तो इनकी अच्छी तैयारी कर जाइयो। सारे राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो खेच जाओ फटाफट पढ़ता नहीं, एक दिल्ली पटाई दूँ फटाफट से बात जाओ पढ़ता।